Hello class. Today we will do chapter 6 Physical and Chemical Changes. So in this chapter we are going to learn about physical and chemical changes and also the concept of chemical reactions. कैसे होते हैं chemical reactions, physical changes क्या है, chemical changes क्या है. So let's start with the chapter. It is on page number 62. We recognize different people by the differences in characteristics like facial features, color, height, and so on. These are the physical features of a person. We can identify the changes in a person by noticing the changes in any of these features. अपने आसपास देखो, लोगों को देखो, हर इंसान एक दूसरे से अलग है. सबकी दो आँखें हैं, सबकी एक नाक है, सबके दो हाथ हैं, पर फिर भी लोग एक दूसरे से अलग हैं. ओके और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं. समय के साथ साथ फीचर्स में चेंज आते हैं. इसलिए आप बचपन में होते हैं तो आपका फेस कुछ और लगता है, कुछ और दिखते हैं. आप जब बड़े होते हैं तो कुछ और आपका फीचर्स इन्हेंस होकर आते हैं और आप और ज़्यादा अलग तरीके से दिखते हैं. फिर भी चेंजेस हमारे अंदर होते रहते हैं. सिमिलरली changes in matter around us can be identified by observing changes in the physical characteristics like size, shape and color of the matter. इसी तरीके से चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी हमारे आसपास बदलती रहती हैं. उनका साइज बदलता है, उनका शेप बदलता है, उनका कलर बदलता है. Yet there can be changes in chemical properties of a matter which tell us about their chemical composition. Can you make a list of changes which you commonly observe around you? Are these changes due to physical or chemical properties? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज की कि फिजिकल चेंज क्या होता है. The properties of a substance such as volume, state, temperature, shape, size, color, weight and texture are called its physical properties. तो किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है तो वो है उसका साइज, बड़ा है, छोटा है, गोल है, लंबा है. ओके कलर, वाइट, ब्लैक. ओके देन वेट, वजन कितना है. ओके एंड टेक्सचर. Some changes occur due to the change in the physical properties of substances. अब ये जो physical properties हैं जब इनमें changes आते हैं तो उस पूरे के पूरे मैटर में भी changes आते हैं. Change of state occurs during melting, freezing, boiling and sublimation. But the chemical composition of material remains unchanged. होता क्या है कि आप स्टेट चेंज होते हुए देख सकते हैं. जी भाई आपने पानी लिया, पानी को फ्रिज में रख दिया, बर्फ़ जम गई. उसके बाद अगर आपने पानी को गर्म किया तो वेपर में कन्वर्ट हो गया. इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनी है, बस स्टेट चेंज हुई है. There are, however, some changes where the composition of the substance also changes. अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंपोजिशन चेंज होता है. ओके पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कंपोजिशन चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, मैंने बताया जैसे कि उसको फ्रीज़र में रख दिया, जम गया. वो रहा तो H2O ना. वो H2O हुआ क्या कि पहले वाटर था और अब वो फ्रीज होके बन गया आइस. पर है तो वो वाटर, उसके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ ऐड नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ. Let us look at a few examples of changes occurring around us. Take some ice in a glass tumbler and keep it outside. आइस लो, थोड़ी सी बर्फ लो और उसको एक ग्लास में रख के बाहर रख दो. What do you observe? It starts melting. Now place the molten ice back in the freezer. You will notice that the water again converts into ice. This changing of ice into water and then the changing of water back into ice represent a change of state caused by the change of temperature. अगर आप बर्फ को निकालो बाहर, ग्लास में करके रख दो, वो पानी बन जाएगी. उसी पानी को आप दोबारा फ्रीज़र में रख दो, बर्फ़ जम जाएगी. सिर्फ स्टेट चेंज हुई है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से. जब टेम्परेचर बढ़ गया तो वो पिघल गई, जब टेम्परेचर कम हो गया तो वो पानी जम गया. टेक अ बॉल ऑफ क्ले, मोल्ड द क्ले इनटू वेरियस शेप्स. व्हाट चेंज डू यू नोटिस? डज द क्ले चेंज इट्स स्टेट? नो, द चेंज चेंजेस शेप बट देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट. The solid clay remains in the same state. अब आप क्ले लो, जो क्ले आती है ना जिससे आप खेलते भी हैं और स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, ठीक है, शेप्स बनाते हैं, उसे लीजिए, कोई शेप बना लीजिए.
ये बताइए कि वो शेप बनने के बाद भी रही तो क्ले, उसकी कोई स्टेट चेंज नहीं हुई, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, वो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, वो सॉलिड थी, सॉलिड में आपने शेप बना दिया, सिर्फ शेप चेंज हुआ, वापस आप उसे मोल्ड कर देंगे तो दोबारा से आपको पूरा का पूरा क्ले का बॉल मिल जाएगा। एक बॉल से आपने पीस बनाया और पीस से वापस से बॉल बना दिया, सिर्फ स्टेट चेंज हुई उसकी, सॉरी स्टेट चेंज नहीं हुई, सिर्फ शेप चेंज हुई उसकी। Goldsmiths alter gold coins to make different articles like gold bracelets, rings, and earrings. All of them are made of the same substance, gold. Here the shape of the substance changes but its composition remains the same. तो देखिए गोल्ड के साथ भी यही होता है कि गोल्ड के सिक्के दिए आपने और बोला कि भाई मेरे लिए ज्वेलरी बना दो। उसने क्या किया कि गोल्ड के सिक्के आपसे ले लिए और उन्हीं सिक्कों को मेल्ट करके आपके लिए न्यू ज्वेलरी बना दी। ओके, तो इसके अंदर भी शेप चेंज हुआ, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। वो गोल्ड ही के ही कॉइन्स आपने दिए थे और गोल्ड की ही ज्वेलरी उसने आपको बनाकर दी है, तो गोल्ड गोल्ड ही रहा, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया। टेक सम वाटर इन अ पैन एंड स्टार्ट हीटिंग इट। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी वाटर वेपर राइजिंग अप। होल्ड अ कोल्ड प्लेट अबव द स्टीम। व्हाट डू यू सी? You will see that when the water vapor comes in contact with a cold plate, it converts back into water droplets. Here, the change of water into water vapor has been reversed. अब आप क्या करिए, थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए एक भगोने में और उसमें वेपर बनने दीजिए। उसके बाद उसको एक किसी ढक्कन से ढक दीजिए, उसको प्लेट से ढक दीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। आप देखिएगा कि प्लेट के ऊपर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगी। वो ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं कि जो वाटर वेपर, जैसे आपने इस तरीके से एक कंटेनर में पानी गर्म किया, इससे वाटर वेपर गए, उस वो जो वाटर वेपर थे वो इस प्लेट के ऊपर इकट्ठे हो गए। ओके, वाटर वेपर यहाँ इकट्ठे हो गए। अब वो प्लेट थी ठंडी, अब जब ये वाटर वेपर इस ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आए तो वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए। नाउ टेक वाटर इन अ टब। नाउ पुट अ टॉवल इन इट सो दैट ऑल द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। कैन दिस चेंज बी reversed? Freezing of the famous Dal Lake of Kashmir is reported during the winter season. What do you think happens during summers? The ice melts in summer and thus reversing the change. होता क्या है, देखिए ये सारे के सारे चेंजेस रिवर्स है। रिवर्स कैसे हैं? बर्फ़ आपने ली, पिघल गई, वो दोबारा जम सकती है। अगर आप कश्मीर में डल लेक की बात करें तो उसका पानी सर्दियों में जम जाता है, गर्मियों में वापस पानी हो जाता है। इसके अलावा आप टॉवल में पानी सोख लीजिए, टॉवल लीजिए, उसे पानी में डिप करिए, पानी उसके अंदर आ जाएगा, उसे आप वापस निचोड़ेंगे तो पानी आपको दोबारा मिल जाएगा। यानी कि ये जितने भी चेंजेस हैं ये रिवर्सिबल हैं, इनको आप दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, आप दोबारा से उसी स्टेट में ला सकते हैं जिसमें वो पहले थे। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ 2 times. Now fold it and put it on the table so that it can take the shape of the original paper. What kind of change is it? Do you find anything common in the above examples? In each case, there was a change in some physical property. On reversing the process, it was possible to get back the original substance. However, no new substance was formed in any of these examples. जितने भी examples हमने पढ़े, हमने देखा कि जो भी चीज़ हमने बदलाव किए उनको दोबारा से वैसा किया जा सकता है जैसा कि वो बदलाव करने से पहले थे। बर्फ़ आपने ली, उसको दोबारा बर्फ़ बनाया जा सकता है। पेपर फोल्ड कर दिया, उसको दोबारा खोला जा सकता है। डल लेक का पानी जम गया था, वो भी वापस से दोबारा पानी में बदलता है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये रिवर्सिबल है। सच चेंजेस, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन हो गई। वे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ऐसे चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? शेप, साइज, अपीयरेंस और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। यानी शेप बदल जाएगी, अपीयरेंस बदल सकता है, साइज बदल सकता है, पर केमिकल कंपोजिशन वही रहता है। पानी जमने के बाद भी पानी था, पिघलने के बाद भी पानी था, H2O ही था वो। पेपर फोल्ड होने से पहले भी पेपर था, पेपर खुलने के बाद भी पेपर है। ओके, तो इसके अंदर कोई न्यू चीज़ नहीं बनी, किसी तरीके का कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं हुआ। The starting and ending materials of a physical change are the same, even though
They may look different. When you wash your hands, they dry after some time. It is a physical change. आप हाथ धोते हो, आप हाथों को अगर वाइप भी नहीं करेंगे तो भी वो कुछ टाइम बाद सूख जाएंगे. ये एक फिजिकल चेंज है. Sharpening of a pencil, stirring sugar in tea and coffee are also some examples of a physical change. When two substances are put together in a container, any of the following will happen. They will remain separated and show no change. They may mix together and still show no change. They may react with each other and form a new substance or substances. Which of these is a physical change? अब इन तीनों को जितना भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, इसमें से बताइएगा कि कौन सी चीज़ फिजिकल चेंज है, कौन सी चीज़ फिजिकल चेंज नहीं है. Chemical change. Take two similar sheets of paper. Cut one of the sheets into smaller pieces using a scissor. Burn the other sheet of paper using a matchstick. What do you observe? आपने क्या किया कि दो शीट ली पेपर की, एक को आपने सीजर से सिर्फ कट किया, दूसरी शीट को आपने जला दिया. A change take place in each case. However, the changes are quite different. The paper which was cut into smaller pieces of paper changes its shape, but each smaller piece of paper retains the properties of the original sheet. देखो, आपने एक शीट को कट किया, आपने एक पेपर को कट किया, दूसरे पेपर को आपने जला दिया. चेंजेस दोनों में हुए, पर जिस शीट को आपने काटा उसमें पेपर पेपर ही रहा. वो कट ज़रूर गया, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, पर पेपर पेपर ही रहा. On the other hand, the burnt sheet of paper turns into ash and a gas is released during this process. In this case, new substances are formed and we cannot reverse the change. तो जो दूसरा वाला चेंज है जिसमें आपने पेपर को जला दिया, उसमें वो राख में कन्वर्ट हो गया, प्लस धुआं निकला, यानी कि उसमें से गैस निकली. ओके, दूसरा इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते. जो राख बन गई है उस राख से आप दोबारा पेपर को नहीं बना सकते. Let us perform the following activity to observe a chemical change. So baking a cake. तो ये तो बड़ी ही टेस्टी सी एक्टिविटी है जहाँ पे हमें करना है एक केक को बेक. ओके, सो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको मम्मा की हेल्प चाहिए. ओके, इसमें आपको फ्लावर चाहिए, शुगर, एग्स, बटर, चॉकलेट पाउडर, अगर आपको चॉकलेट केक पसंद है तो. सो टेक अ बोल एंड पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इट. एक बोल में लीजिए, इन सारी चीज़ों को मिला दीजिए. अच्छे से स्मूथ बैटर बनाइए, बिल्कुल क्रीमी सा होना चाहिए. ऑब्जर्व एनी चेंज. So far, it is a physical change because the ingredients retain their original properties. तो यहाँ तक ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि सब चीज़ें मिल जरूर गई हैं, पर सब चीज़ की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टी अभी तक बनी हुई है. Now put the batter in the oven. What change do you observe? अब आपने उस बैटर को लिया, एक बाउल में पलटा और उसको ओवन में रख दिया बेक होने के लिए. You will see the batter rising and turning brown. You start getting a different smell. Once the cake is baked, you can feel the spongy texture. अब जब आपने उसको बेक किया तो वो ब्राउन कलर का हो गया, उसकी खुशबू बदल गई. बेक होने के बाद केक की खुशबू बदल गई. इसके अलावा वो स्पंजी यानी कि सॉफ्ट हो गया. Is there any way to get back the batter from this cake? अब जो केक बन गया, जो केक बेक हो गया, क्या आप दोबारा उससे बैटर बना सकते हैं? जो आपने घोल कर बनाया था पेस्ट जैसा, क्या आप दोबारा उससे केक से बना सकते हैं? नहीं. Does the cake have similar properties as that of the ingredients? देखो, शुगर की एक अलग प्रॉपर्टी थी, एग की अलग प्रॉपर्टी थी, बटर की अलग प्रॉपर्टी थी, पर अब जो केक की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इन चीज़ों से अलग है, यानी कि एक बिल्कुल न्यू चीज़ बन चुकी है और जो कि रिवर्स नहीं हो सकता. The answer to both the above questions is no. In this activity, the original ingredients react with the help of heat to form a new substance. इसके अंदर क्या हुआ कि सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट थे वो एक दूसरे से रिएक्ट कर गए और रिएक्ट करने के बाद उन्होंने बिल्कुल एक नई चीज़ बनाई. जो चीज़ हमने मिलाई थी वो चीज़, जो नई चीज़ बनी वो उस चीज़ से बिल्कुल अलग थी जो चीज़ें हमने मिलाई थी. ओके, और इस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते. Such a change which results in the formation of new substance is called a chemical change. The chemical change requires the interaction between two substances. तो इसके अंदर क्या हुआ, दो substances आपस में interact हुए, जुड़े.
It is a change in which a new substance is formed that has an entirely different composition from the original substance. देखो शुगर वाइट थी, एग येलो थे, ओके, चॉकलेट पाउडर चॉकलेट कलर का था, पर जब केक बना तो ना वो येलो कलर का था ना वो वाइट कलर का था, वो ब्राउन कलर का हो गया। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गई उन चीज़ों से जो जिस चीज़ों को मिला के वो चीज़ बनाई गई है। केक जिन चीज़ों से मिलकर बनाया गया उनसे वो बिल्कुल अलग है जब वो बेक हो गया, यानी जब वो पूरी तरीके से तैयार था तो वो शुगर जैसा नहीं दिख रहा था, वो एग जैसा नहीं दिख रहा था, वो चॉकलेट पाउडर जैसा नहीं दिख रहा था। You can see several chemical changes in the kitchen while working. Rotting of fruits and vegetables is also a chemical change. ये जो आपके fruits vegetables हैं वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं, ये भी chemical change है। क्या एक खराब फल दोबारा से फ्रेश हो सकता है? नहीं हो सकता। None of these can be reversed under any condition. In our surroundings, both living and non-living things show several changes. तो अगर हम अपने आसपास बात करें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। हम बचपन से पढ़ते आए हैं फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो भी एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। The food we eat undergoes a chemical change when it is digested completely and gives us energy. इसके अलावा जो खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट तक जो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी केमिकल चेंज ही है। The explosion of a firecracker is also a chemical change as it produces heat, light, sound and some unwanted gases. इसके अलावा जो आप पटाखे जलाते हैं जो कि नहीं जलाने चाहिए, पोल्यूशन होता है, वो भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि उससे निकलती है हीट, बहुत तेज आवाज़ और गैसेस। Some activities involve both chemical and physical changes. Have you seen a burning candle? Can you identify the different changes which are taking place in it? अब हमने पढ़ा अलग अलग चीज़ों के बारे में, यानी केमिकल चेंजेस हो रहे थे किसी में फिजिकल चेंजेस हो रहे थे। अब ऐसे भी बहुत सारे चेंजेस हैं जिनके अंदर केमिकल और फिजिकल दोनों ही टाइप के चेंजेस हो रहे होते हैं एक साथ। द टू प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, बर्निंग ऑफ द विक एंड मेल्टिंग ऑफ द वैक्स। तो अगर एक कैंडल का अगर हम एग्जाम्पल लें, एक मोमबत्ती है वो जलती है तो उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक तो जो वैक्स है वो मेल्ट होती है, दूसरा जो विक है यानी उसका जो धागा होता है वो जल रहा होता है। द फर्स्ट इज अ केमिकल चेंज where a gas is given out. Carbon gets deposited on the wick and the wick reduces in size. तो जहाँ पर विक जल रही है, जहाँ पर वो धागा जल रहा है, वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि वहाँ से हीट निकल रही है, वहाँ से लाइट निकल रही है, वहाँ से कार्बन निकल रहा है। This change cannot be reversed. The second is a physical change where the solid wax is changed to molten wax. जबकि देखो इसके अंदर दो चीज़ें हो रही है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। एक कैंडल है, वो कैंडल जल रही है, ये उसका विक वाला पोर्शन हो गया, ये है आपका केमिकल चेंज। ओके, ये जो विक जल रही है ये केमिकल चेंज है क्योंकि इस वाले पोर्शन से आपकी लाइट निकल रही है, हीट निकल रही है, कार्बन आपका यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। दूसरा हो रहा है नीचे की तरफ, जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, यानी जो मोम है वो पिघल रहा है। ओके, तो मोम जब पिघल रहा है तो वो पिघल रहा है और गर्मी से वो पिघल रहा है और जब वो ठंडा होता है तो वो वापस से जम जाता है। तो ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है भाई। जो वैक्स है वो पिघल रहा है, वापस जम रहा है, ये हो गया फिजिकल चेंज। यानी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ से मेल्ट जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है और वापस से सॉलिड बन रही है, ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। और यहाँ पर जहाँ पर विक जल रही है ये हो गया आपका केमिकल चेंज। ओके, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों साथ में हो रहे हैं। Some substances dissolve in water very easily. This is a change which can be reversed very easily. Take a beaker half filled with water, add some salt into it and stir it vigorously till all the salt disappears. Heat the solution till all the water evaporates. You will see the salt at the bottom of the beaker. Thus, dissolving salt in water is a physical change that can be reversed. देखो इसको अंडरलाइन कर लेना।
कि अगर आप एक बीकर में, आप ऐसा करिएगा, अपने पास एक बर्तन ले लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिएगा और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप उस जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, जो घोल बनेगा, आप उसको गैस पर रख दीजिए। जब पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा तो नीचे रह जाएगा आपका सॉल्ट। ओके, तो सॉल्ट आपको दोबारा मिल गया भाई, जो आपने सॉल्ट पानी में मिला दिया था, आपको वो सॉल्ट गर्म करके पानी को और पूरा इवेपोरेशन के बाद आपको वो सॉल्ट वापस मिल गया। वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। Some materials react with water to make a new material. For example, cement when mixed with water forms a new material. Concrete. You cannot get the cement back from concrete. Thus, it is a chemical change. तो आप जब पानी में सीमेंट को डाल देते हैं, सीमेंट में पानी को डाल देंगे तो जो बनता है, जो कंक्रीट बनता है, ओके, तो उससे आप दोबारा सीमेंट नहीं ला सकते, वो दोबारा से पाउडर नहीं बन सकता सीमेंट का. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. Plaster of Paris, a very useful compound used in art, architecture, fireproofing and medical applications, also shows a similar change. Have you seen a plaster put over a fractured arm? भाई किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो और उसको देखिएगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसको कवर किया जाता है. Some solids react with water to produce a gas that escapes a bubbles. Can you think of an example? Many times when you complain of a stomachache, your mother gives you an antacid. What happens when it is added to water? Do you see some bubbles coming out? जब आपकी मम्मी इनो मिलाती हैं पानी में या किसी चीज़ में तो क्या निकलते हैं? बबल्स उठते हैं ना. तो क्यों उठते हैं वो बबल्स? Given below are some signs of a chemical change. A fizz is produced. तो अगर किसी भी चीज़ में गैस निकले, फिज बने, जैसे उसमें इनो आपने पानी में डाला तो झाग बने, वो एक केमिकल चेंज है. A solid is formed, एक सॉलिड बन जाए चीज़. साउंड और लाइट इज प्रोड्यूस्ड. इसके अलावा अगर साउंड निकले या लाइट निकले, जैसा कि आपके पटाखों में हो रहा था, जब आप पटाखे जला रहे थे तो वो भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें साउंड निकल रही है, उसमें से लाइट निकल रही है. टेम्परेचर चेंजेस, आप हम आगे जाके पढ़ेंगे जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो जिस बर्तन में आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं कैरी आउट, वो बर्तन भी गर्म हो जाता है, बीकर, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाते हैं. तो टेम्परेचर में अगर चेंजेस होंगे तो केमिकल चेंज. अ कलर चेंज अकर्स, कलर चेंज हो जाए. अ सब्सटेंस डिसअपियर, कोई सब्सटेंस बिल्कुल गायब हो जाए. अ न्यू ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कुछ अलग तरीके की महक आए. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. बेकिंग सोडा फॉर्म्स फिज विद विनेगर. कैन वी गेट बैक द बेकिंग सोडा? जब आप बेकिंग सोडा में विनेगर डाल देंगे तो झाग उठते हैं और वापस उससे बेकिंग सोडा नहीं लिया जा सकता. When you place an old coin in vinegar and take it out after some time, you will get a shiny coin. इसके अलावा विनेगर में अगर आप कोई पुराना सिक्का डाल दें और उसको निकालें वापस तो उसमें भी चमक आ जाती है. Cut a slice of an apple, a potato and a brinjal and keep them aside. Do you find a change in their color? A new substance must have formed which brings about a change in color. अब आप एप्पल को या पोटैटो को काट के रखो तो कुछ टाइम बाद वो काले पड़ जाते हैं. ओके, तो एक वो भी न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होता है. What changes takes place when an incense stick burns? The particles of gas from the incense stick spread in the room. जब आप एक अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, आपको हर जगह खुशबू आती है. आप बेशक उसको दूसरे कमरे में जलाइए फिर भी पूरे घर में उसकी खुशबू आएगी. The solid particles of the incense stick change into gaseous state and solid state. Thus, a chemical change takes place in this case. दो चेंजेस हो रहे होते हैं जब आप एक अगरबत्ती को जलाते हैं. एक तो खुशबू आ रही होती है, उसके वेपर फैल रहे होते हैं. दूसरा उसकी राख बन रही होती है, वो गिरती है ना राख बन के. A chemical change occurs only under favorable conditions. Wood is used for making many things. Cutting wood is a physical change, but the burning of wood is a chemical change. तो देखिए, एक लकड़ी है, जब आपने उसको काट कर कुछ और बनाया तो वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसका सिर्फ शेप चेंज हुआ, उसका साइज चेंज हुआ, ठीक है, पर लकड़ी लकड़ी ही रही. पर जब आपने लकड़ी को जला दिया तो वो लकड़ी राख बन गई और ये केमिकल चेंज है. इन कटिंग द वुड remains the wood and retains all its original characteristics. Cutting wood is thus a physical change. Burning wood, on the other hand, produces as
ash produces ash with the release of certain gases. The ash formed does not retain any of the characteristics of wood. The table given below lists some basic characteristics of physical and chemical changes. तो देखिए ये एक आपको दे रखा है फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या क्या होता है. सो ड्यूरिंग द चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. देखिए ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम अच्छे से अभी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं. फिजिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है. ये टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है, ये परमानेंट है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा. ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस. You have seen that when a chemical change takes place, new substances are formed. The process by which a chemical change takes place, that is, by which two or more substances react to form new substance, is called chemical reaction. तो हम chemical change के बारे में बात करते आए हैं. अब chemical change क्यों होता है? chemical reaction की वजह से. और chemical reaction क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में react करती हैं तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. और जिस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है केमिकल इक्वेशन. सो द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन. देखिए इसमें एग्जांपल्स दिए होंगे. देखिए इसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं. इस तरीके से सिंबल्स की हेल्प से, इसमें पता नहीं क्यों केमिकल रिएक्शंस नहीं दी हुई हैं. देखिए ये दी हुई है केमिकल रिएक्शन. ये होती है केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये होती हैं केमिकल इक्वेशंस. ओके, देखिए इस तरीके से सिंबल की हेल्प से जब हम केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. Do you remember the fluffy cake you baked in activity given above? It is carbon dioxide that make your cake so fluffy, soft and nice. तो जब हमने केक बनाया था तो हमने देखा था वो बहुत सॉफ्ट हो गया था, स्पंजी हो गया था, फ्लफ़ी हो गया था. तो वो फ्लफ़ी हुआ था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज़ होती है जिसकी वजह से उसके अंदर होल होल हो जाते हैं और जो आपका केक है वो फ्लफ़ी होता है. Carbon dioxide can be tested by passing it through lime water, which turns milky due to formation of calcium carbonate. तो ये आप और ज़्यादा हायर क्लासेस में अच्छे से समझेंगे. अभी आप इतना समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो आप बिल्कुल मत मानना. क्यों मानोगे? आपको टेस्ट करना है ना. आप ऐसे कैसे मान लोगे कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो आप बोलोगे ठीक है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक ट्यूब लगा के हम एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. ओके, क्या है इसके अंदर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर कलर इसकी गैस की हेल्प से, यानी जब आप इस गैस को पास कराओगे, इस गैस से अगर ये हो जाता है मिल्की यानी दूध जैसा कलर हो जाता है, तो मैं ये मान लूँगा कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है. तो चलिए दोबारा देखते हैं. कोई बोले कि इस टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो बिल्कुल मत मानना जब तक टेस्ट नहीं करोगे. टेस्ट कैसे करोगे? कि आपको क्या करना है, जो इस टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है उसको एक ट्यूब की हेल्प से ले जाओ इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में. दूसरे टेस्ट ट्यूब में है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मिल्की कलर का हो जाए तो आप मान लेना कि हाँ ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है. और कोई आपसे पूछे ये मिल्की क्यों होगा, तो ये मिल्की होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से. Let us demonstrate a chemical reaction with the help of an activity. अब देखिए ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको हम करके देखते हैं. केमिकल रिएक्शन हमें करके दिखाना है. टीस्पून बेकिंग सोडा, विनेगर, अ फनल, बॉटल एंड अ बलून. तो पुट 3 teaspoons ऑफ बेकिंग सोडा इनटू अ बलून बाय यूजिंग अ फनल. आपने फनल की हेल्प से या आप कैसे भी करके अगर बलून के अंदर बेकिंग सोडा भर पाए तो भरिएगा.
3 टेबल स्पून। फिल 1/3 ऑफ द बॉटल विद विनेगर, उसके बाद आपने बॉटल में विनेगर भर लिया। फिट द बलून ओवर द माउथ ऑफ द बॉटल, देखिए ये आपने बलून लिया, बलून में आपने बेकिंग सोडा डाल दिया। इसके बाद आपने ये बॉटल ली, ओके, बॉटल ली आपने विनेगर की, और विनेगर के ऊपर आपने इस तरीके से बॉटल के ऊपर बलून को सेट कर दिया। होल्ड अप द बलून एंड लेट द बेकिंग सोडा फॉल इनटू द विनेगर। उसके बाद जो बलून में आपने विनेगर भरा था वो धीरे धीरे इसमें जाना शुरू होगा, इस विनेगर वाली बॉटल में। ऑब्जर्व द चेंजेस एज द बेकिंग सोडा मिक्सेस विद विनेगर, जैसे जैसे मिक्स होगा, जैसे जैसे बेकिंग सोडा विनेगर में मिक्स होगा, देखिएगा क्या क्या चेंजेस आए। यू विल सी बबल्स कमिंग आउट, ऑल्सो द बलून स्टार्ट्स इन्फ्लेटिंग। आप देखेंगे कि ऐसे बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे विनेगर में, और आपका जो बलून है वो फूलने लगेगा। क्यों हुआ ऐसा? द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड्स नो वे टू एस्केप, सो इट एंटर्स द बलून एंड ब्लोज इट अप। क्यों? केमिकल रिएक्शन हुआ, जब बेकिंग सोडा विनेगर से मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। उस गैस के पास कहीं और निकलने की जगह नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह पर तो बलून बंधा हुआ था। तो वो सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो बलून के अंदर चली गई और आपका बलून फूल गया। So, when vinegar reacts with baking soda, carbon dioxide is produced. This is a chemical change represented by the following chemical equation. तो देखिए ये भी एक तरीका है केमिकल इक्वेशन का। विनेगर, विनेगर के संग जुड़ा आपका बेकिंग सोडा जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, और आपका क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसीटेट और वाटर। There are various types of chemical reactions. We will discuss just a few chemical reactions here. देखो बहुत सारे chemical reactions होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारे reactions चलते रहते हैं chemical reactions, पर बुक में और एक्टिविटी में हम सिर्फ कुछ reactions की ही बात कर सकते हैं। ऐसा ही एक और रिएक्शन होता है रस्टिंग, यानी कि जंग लग जाना। जंग का मतलब लड़ाई वाली जंग नहीं, जो जंग लग जाती है आपके लोहे के बर्तनों में लग जाती है, आपकी साइकिल में लग जाती है, आपके लोहे की किसी भी चीज़ में, चेन में, ताले में जो लग जाती है, जंग लग जाती है, सो दैट इज रस्टिंग। Why are the iron benches, gates and railings of the park in your locality painted regularly? अब आप अपने घर में अपने जंगलों को पेंट करते होंगे हर साल, ओके, आप कूलर पर भी पेंट करते होंगे, इसके अलावा आप रेलिंग्स पर भी पेंट करते होंगे। When a piece of iron is left in an open place with lots of humidity or in a wet place for a few days, a reddish brown color appears on its surface. This is rust. जब भी आप अपने किसी लोहे की चीज़ को बाहर छोड़ देंगे और वो बारिश में भीग जाए या उसको कहीं से मॉइस्चर मिल जाए, ह्यूमिडिटी में पड़ा रहेगा, तो उस पर एक रेड ब्राउन कलर का लेयर आ जाती है, तो वो क्या होती है? वो होती है जंग। Rust is an iron compound that forms due to the reaction of iron with water and oxygen. कैसे होता है? ये होता है जब आपका आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, जब आपका आयरन रिएक्ट करता है वाटर के संग और ऑक्सीजन के साथ, तो आपका रस्टिंग होती है। It is a chemical reaction that takes place over a period of time. ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर आयरन टू रस्ट। तो क्या चीज़ें चाहिए अगर आपको अपने बिल्कुल जानबूझकर जंग लगानी है किसी चीज़ में? तो उसको पानी दे दीजिए, खुले में पड़े रहने दीजिए, ऑक्सीजन मिल जाएगी और उस पर जंग लग जाएगी। रस्टिंग ईट्स अवे द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन एंड डिस्ट्रॉयज देम। दिस हैपन्स विथ सेवरल अदर मेटल्स ऑल्सो। अब आपने देखा होगा कि किसी चीज़ पर ज़्यादा समय तक जंग लगी रहे तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, पूरी तरीके से वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, उसके कुछ भी नहीं मिलेगा, बस वो ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन से पत्तियों में कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाती है। तो जो रस्टिंग है वो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। टार्निश इज़ अ थिन लेयर दैट फॉर्म्स ओवर एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड अदर सेमी रिएक्टिव मेटल। पर ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोहे के साथ ही होता है, लोहे के अलावा भी ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो खराब हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। रस्ट डिस्ट्रॉयज आयरन क्वाइट फास्ट।
बट पेटिना टेक्स मच लॉन्गर टू डिस्ट्रॉय द कॉपर। हालांकि जंग जल्दी लोहे को खा जाती है, खत्म कर देती है, और पेटिना को थोड़ा सा टाइम लगता है कॉपर को खत्म करने में। द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर डिस्ट्रॉयड प्रोग्रेसिवली बाय केमिकल एक्शन इज नोन एज कोरोजन। और मेटल का इसी तरीके से खत्म हो जाना रिएक्शन से, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। Let us perform an activity to show that water and oxygen are required for rusting। तो ये एक एक्टिविटी है जो ये शो करती है कि आपको वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही चाहिए रस्टिंग के लिए। तो देखिए, इस एक्टिविटी के लिए आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, 1 2 3। इसको आपने नेमिंग कर दी A B C। अब आपने क्या किया कि अगर टेस्ट ट्यूब A लिया आपने, ओके, टेस्ट ट्यूब ए में आपने बॉइल्ड वाटर लिया, यानी कि गर्म पानी लिया जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, और इसके ऊपर आपने ऑयल डाल दिया। ऑयल क्यों डाल दिया? क्योंकि ऑयल क्या करेगा, ऊपर से ऑक्सीजन भी इसके अंदर एंटर नहीं होने देगा। ओके, इसके अंदर आपने 2 कील डाल दी लोहे की। इसके बाद आपने लिया टेस्ट ट्यूब बी। इसके अंदर आपने यहाँ पर सोडा लाइम लगा दिया। ये देखिए, यहाँ पर ये सोडा लाइम लगा दिया, और इसमें आपने नेल्स डाल दी। ठीक है। तीसरे में आपने टैप वाटर लिया, नेल्स यहाँ पर भी डाल दी और यहाँ भी लगा दी। ओके, अब इन तीनों में आप खुद रीड करके देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन अप्रोप्रिएट थी जिसमें रस्टिंग हो गई नेल्स में। इस पूरी एक्टिविटी को रीड करके देखिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि रस्टिंग वही होगी जहाँ पर लोहा होगा जिसमें रस्टिंग होनी है, ऑक्सीजन होगी और वाटर होगा। जहाँ ये तीनों चीज़ें होंगी वहीं रस्टिंग होगी। तो ये अब आपको बताना है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब है जिसमें ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं ना। इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग, होता क्या है रस्टिंग से? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपका रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड यानी FeOH का होल थ्राइस। द रस्ट इज इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब जो वो पत्ती पत्ती से निकलती है ना, बिल्कुल पाउडर जैसा जो निकलता है रेड ब्राउन कलर का, दिस इज रस्ट। The flakes gradually break off and the lower iron layer that gets exposed also starts rusting। देखो होता क्या है, रस्टिंग कभी अंदर से नहीं लगेगी किसी चीज़ में, सबसे पहले वो सरफेस पर लगेगी। सरफेस को जब वो खत्म कर देगी तो ऊपर वाली लेयर हटा देगी, फिर वो नीचे पहुंचेगी, फिर वो और नीचे पहुंचेगी। तो ऊपर की लेयर को रस्टिंग खत्म करती जाती है और अंदर वाली लेयर निकलती जाती है और उसको भी वो खत्म करती जाती है। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड hastens the process of rusting. This is why rusting is mostly seen during the rainy season or near the coastal areas. Ships suffer a lot of damage due to rusting. The saline water makes the process faster. It causes heavy damage to objects. शिप्स जो जहाज चलते हैं समुद्र में वो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं रस्टिंग की वजह से, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत खारी होता है और उस खारी पानी की वजह से रस्टिंग और ज़्यादा होती है। We use iron and steel rods to construct buildings. Steel is widely used in making trains, cars, ships, wires, tools, hulls of ship, rail tracks, major appliances, cutlery and knives, and rulers. Iron and its alloys such as steel are prone to rusting. Hence, rusting is a common problem that needs to be tackled. तो देखिए ज़रा किस तरीके से हम जंग लगने से अपने घर को, अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है पेंटिंग। सबसे पहला तरीका क्या है इसका? पेंटिंग। पेंटिंग द मेटल सरफेस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रस्टिंग। अगर आप किसी भी आयरन की चीज़ पर, मेटल की चीज़ पर पेंट कर देंगे तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा एटमॉस्फेयर के और आपकी जंग नहीं लगेगी चीज़ों में। अप्लाइंग ऑयल, ऑयल भी लगाते हैं। Water and oil do not mix. Applying oil on the metal surface prevents water from reaching the surface. Thus rusting does not occur. तो देखो उस एक्टिविटी में भी हमने देखा था, पहले भी हमने रीड किया कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों ज़रूरी है। तो अगर आप किसी चीज़ पर ऑयल लगा देंगे तो ऑयल
वाटर को नहीं पहुंचने देगा सरफेस तक। ओके, जैसे ये आपका सरफेस हो गया, इस पर आपने ऑयल लगा दिया, अब ये जो ऑयल है ये वाटर को इसके सरफेस तक नहीं आने देगा, जिसकी वजह से आप जब वाटर नहीं होगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी। फिर है आपका गैल्वेनाइजिंग। इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन एन आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। भैया आपका कोई भी ये मेटल का सरफेस है, ओके, ये आपका आयरन है, इसके ऊपर क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे। जिंक फॉर्म्स अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दिस लेयर एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन आयरन एंड द एटमॉस्फेयर। इसको ध्यान से समझिएगा कि जब आप आयरन पर जिंक की कोटिंग करेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा और ये जिंक ऑक्साइड की पूरी लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो आयरन का सरफेस है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये जिंक ऑक्साइड एक बैरियर का काम करेगा और आपका जो सामान है वो रस्ट नहीं होगा। Alloying. So, a solid solution of two or more metals or a metal and a non-metal is called an alloy. यानी कि जब आप मेटल को मिलाकर या मेटल नॉन मेटल को मिलाकर एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं अलॉय। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। यानी कि स्टील कैसे बनता है, स्टील बनता है जब आप आयरन और कार्बन को मिलाते हैं। When mixed with other metals such as chromium, nickel, molybdenum and titanium, it becomes stainless steel. The presence of these metals prevent rusting. होता क्या है कि जब आप इन मेटल्स को आपस में मिला देते हैं तो इनमें रस्टिंग नहीं होती है, जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। Have you heard of the food chain in nature? In a food chain, the higher order animals dominate the lower order animals. तो देखो, जब हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था तब उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो हाई लेवल से लो लेवल से हाई लेवल पे जाती है। सो इन द सेम वे in the world of elements, a more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution. होता क्या है यहाँ पर भी, एलिमेंट्स जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जगह ले लेते हैं उन एलिमेंट्स की जो कि कम रिएक्टिव होते हैं। Such kinds of reactions are known as displacement reactions. For this, we need to choose compounds of elements which differ in their reactivity. So, here is an activity जहाँ पर हम देखेंगे। इस पूरी एक्टिविटी को आप खुद रीड करेंगे, मैं सिर्फ आपको इसका कंटेंट समझाऊंगी। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने आयरन को रिएक्ट कराया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। इसको आप अभी से लर्न करना शुरू करिएगा। सिंबल्स आप अभी से लर्न करेंगे 7th क्लास से, तभी आप आगे जाके सिंबल्स अच्छे से और लर्न कर पाएंगे, जिससे आप जब सिंबल्स आएंगे तभी आप आगे की केमिकल रिएक्शंस खुद बना पाएंगे। जैसे कि आयरन होता है आपका Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है तो वो कम ताकतवर की जगह ले लेगा। तो आपका आयरन ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो उसने कॉपर को कर दिया अकेला, यानी Cu को कर दिया अकेला, और FeSO4 यानी SO4 के संग जुड़ गया और उसकी जगह ले ली। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप इस एक्टिविटी को अच्छे से रीड करिएगा, ये मैं बताती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको बतानी है ऑब्जर्वेशन, यानी कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आयरन का पहले कलर कुछ और होगा और उसके बाद आयरन का कलर चेंज हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज डैश इन कलर, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो कोई और कलर का होगा और बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या पहले था आयरन का कलर, क्या हुआ बाद में, कॉपर सल्फेट का कैसा कलर था, बाद में आयरन सल्फेट का कैसा कलर हो गया, ये सब आप जब इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तब आपकी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ये एक्टिविटी खुद समझेंगे। ओके ना, ये भी एक एक्टिविटी है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबशन। So combustion is a type of chemical reaction that takes place in the presence of oxygen to produce heat and light. तो combustion होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हीट निकले और लाइट निकले। एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। सबसे पहले चाहिए आपको मैग्नीशियम रिबन, एक सैंड पेपर, एक कैंडल और एक ग्लास जार।
नाउ टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपने मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा लिया, सैंड पेपर से उसकी ऊपर की लेयर को घिस दिया जिससे कि मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर जम जाती है वो हट जाए। उसके बाद आपने कैंडल जलाई और उस मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े को जला दिया। जलाने के बाद क्या होगा? पाउडर बनेगा। द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम लाइक दैट ऑफ अ क्रैकर, बड़ी तेज से जलेगा वो वाइट कलर की फ्लेम के साथ। इट इज़ अ केमिकल चेंज एज अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब जैसा कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जलने के बाद ऐश बनेगी कोई चीज़ तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ भी मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद राख बन रहा है, ऐश बन रहा है, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इट इज़ अ रिएक्शन वेयर मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। तो देखिए ज़रा, इसको भी आप लर्न करिएगा। Mg मैग्नीशियम सिंबल, O ऑक्सीजन एंड MgO इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम जला और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो प्रोड्यूसेस एश। You can see ash at the bottom of the jar. The walls appear milky due to the smoke given out. Add little water to the ash and mix it well. जब वो राख बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की, आपने उसमें पानी मिला दिया। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो नया पानी में घोल तैयार हुआ उसको वो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यूज रेड लिटमस पेपर टू सी इफ इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको लिटमस पेपर यूज़ करना है और बताना है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ वो एसिडिक है या बेसिक है। सो द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग दैट इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये कैसा होगा? बेसिक होगा। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, it is the process by which pure crystals of a substance are obtained from its impure solution. impure solution में से जब आपको टुकड़ों की फॉर्म में कोई प्योर चीज़ मिले, प्योर सब्सटेंस मिले, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि प्योर सॉल्ट क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलते हैं सी वाटर से, यानी जब आप नमक बनाते हैं खारी पानी से तो आपको मिलता है सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजी एक्टिविटी है, आप कर लेंगे। कॉपर सल्फेट ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पिछली एक्टिविटी में हमने किया था। सिम्बल्स, फॉर्मूलेज बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप केमिकल रिएक्शंस बना पाएंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं एक बार, आप लोग मुझे पता है कर लेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मैटर? कौन कौन से दो चेंजेस होते हैं? दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? लोहे में जंग लगना क्या होता है? बहुत अच्छे से अभी हमने रीड किया है। नेम टू फैक्टर्स विच कॉज रस्टिंग। ऐसी दो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो रस्टिंग के लिए होनी चाहिए? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिफाइन कंबशन। देखो ये कितने इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे अच्छे से। सो सून यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।